जंगल किनारे एक गांव में सौरभ और पिंकी नाम के भाई बहन रहते थे। सौरभ और पिंकी अपने ताई और ताऊ के घर रहते थे, क्योंकि सौरभ के माता पिता कुछ साल पहले गुजर चुके थे। सौरभ के ताई और ताऊ के पहले ही 3 बच्चे थे। उन्हें उनकी जिम्मेदारी संभालना ही मुश्किल हो रहा था। जब सौरभ और पिंकी का बोझ भी उनके सिर पर आ गया तो वे बहुत चिड़चिड़े हो गए। बात बात पर गुस्सा करते और सभी बच्चों को डांटा करते। ताऊ, निखिल ने मेरा पेन तोड़ दिया। अब मुझे नया पेन खरीदना होगा। पापा, परसों इसने मेरी कॉपी फाड़ दी थी, इसलिए मैंने इसका पेन तोड़ा। निखिल और सौरभ, तुम दोनों 6 घंटे के लिए सड़क पर मुर्गा बनोगे, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। पड़ोस में गीता नाम की एक औरत रहती थी। जब भी 5 भाई बहन में किसी को सजा मिलती तो गीता और उसका पति उनकी खूब मजाक बनाते थे। अरे देखो कितने बड़े बड़े मुर्गे हैं, हमें सुबह जल्दी उठना है, 5 बजे बांग लगा देना मुर्गो। एक दिन जब ताऊ और ताई खेत में काम करने गए हुए थे तो सौरभ और पिंकी को भूख लगी। रसोई घर में खाने को कुछ नहीं था, सिर्फ एक डिब्बे में कच्चे चावल रखे हुए थे। पिंकी ने डिब्बा उठा लिया। सौरभ और पिंकी एक दूसरे से लड़ने लगे। मुझे ज्यादा भूख लग रही है, मैं ये चावल खाऊंगा। मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है, मैं ये चावल खाऊंगी। दोनों एक दूसरे से चावल का डिब्बा छीनने लगे। पिंकी ने बहुत जोर से डिब्बा छीना। उसका हाथ पीछे सरसों के तेल से भरी बोतल में जा लगा और सारा सरसों का तेल जमीन पर फैल गया। उसी समय ताऊ और ताई वहां आ गए। सत्यानाश हो तुम दोनों का, किसने गिराया ये तेल का डिब्बा? घर में खाने का एक दाना नहीं है और तुम लोग बर्बादी कर रहे हो। जल्दी बताओ, किसने गिराया सरसों का तेल? ताऊ, पिंकी ने गिराया है। ऐसा कहकर राहुल भाग गया। पिंकी, तुम 2 महीने पहाड़ी वाले जंगल में रहोगी। जब गर्मी और मच्छरों से वहाँ हालत खराब होगी तब तुम्हें घर में रहने का महत्व समझ में आएगा और तुम शैतानियां करना भूल जाओगी। पहाड़ी के पास वाले जंगल में भयानक गर्मी पड़ा करती थी। पिंकी को 2 महीने के लिए उसी जंगल में भेज दिया गया। जंगल में फल और सब्जियों के पौधे तो थे नहीं, इसीलिए पिंकी को जंगली पौधों की पत्तियां खाकर ही अपना पेट भरना होता। रात भर सो नहीं पाती थी क्योंकि कीड़े और मकोड़े पूरी रात परेशान करते थे। एक दिन पिंकी ने गलती से एक जहरीला पौधा खा लिया। पिंकी को उल्टियां होने लगी। पिंकी की तबीयत बिगड़ रही थी। वो वहीं बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ एक मोर आया जिसके पंख सोने के थे। क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? मेरे ताऊ और ताई गरीबी की दलदल में फंसे हुए हैं, इसीलिए वे बहुत गुस्सैल हो गए हैं। उन्होंने मुझे सजा के रूप में यहाँ जंगल में भेजा है। तुम मेरा एक पंख रोजाना ले जाकर अपने ताऊ और ताई को दे सकती हो, इससे उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। पिंकी ने मोर की पूंछ से एक पंख ले लिया और उसे लेकर ताऊ और ताई के पास पहुंची। सोने के पंखों से ताऊ और ताई के घर की गरीबी दूर हो गई। अब उन्होंने गुस्सा करना भी बंद कर दिया। सभी लोग मिलकर खुशी से रहने लगे। पड़ोस में रहने वाली गीता और उसके पति को इस बात पर बहुत आश्चर्य हो रहा था कि अचानक राहुल और पिंकी के घर खुशियाँ कैसे आ गई। एक दिन जब गीता कंडे थोपकर लौट रही थी तो उसने पिंकी को जंगल में जाते हुए देखा। वो पिंकी के पीछे पीछे गई। उसने पिंकी को मोर की पूंछ से सोने का पंख लेते देख लिया। गीता दौड़ी दौड़ी तुरंत अपने पति के पास गई। सुनिए जी, जंगल में एक मोर रहता है जिसके पंख सोने के हैं। पिंकी उस मोर का पंख तोड़कर अपने घर ले आती है, इसी से उन दोनों की गरीबी दूर हुई है। अच्छा, तो ये बात है।
हम ऐसा करेंगे कि मोर की पूरी पूंछ ही काट लाएंगे। गीता और उसका पति आरी लेकर जंगल में पहुंच गए और उन्होंने मोर को पकड़ लिया। गीता का पति जब मोर को काटने लगा तभी अचानक मोर का आकार बढ़ने लगा। मोर किसी पहाड़ के जितना बड़ा हो गया। ये मोर तो डायनासोर जितना बड़ा हो गया है। जल्दी भागो यहाँ से, वरना हमें कीड़े मकोड़े की तरह ये खा लेगा और हमें अपने पैरों से कुचल देगा। भागो। भागते कहाँ हो, रुको। भागते कहाँ हो, रुको। मोर ने अपनी आंखों से एक रोशनी निकाली और गीता और उसके पति को मुर्गी और मुर्गा बना दिया। 1 साल तुम लोग इसी जंगल में रहोगे और बांग दोगे, यही तुम्हारी सजा है। धैर्य और सूझबूझ से बड़ी मुसीबतों को टाला जा सकता है। इसी कहावत को सच करती है ये कहानी। बहुत अरसा पहले एक गांव में मंगल नाम का चक्की चलाने वाला अपने परिवार के साथ रहता था। पिताजी, हमारे गांव की जनसंख्या कम है और गांव में अनाज पीसने वाले लोग बहुत हैं। मैं सोच रहा हूँ शहर चला जाऊँ और वहीं चक्की लगाऊं। ठीक है बेटा, तुम शहर जाओ और खूब तरक्की करके लौटना। अगर कभी कोई मुसीबत आए तो सोच विचार करके अकल से काम लेना। मंगल के पास एक घोड़ा था। उसने तांगा जोड़ा और तांगे पर जरूरी सामान रखकर नगर पहुंच गया। मंगल ने नगर में चक्की लगाई तो उसकी चक्की पर लोगों की भीड़ लगने लगी। भैया, हमारे गेहूं पीस देना। भाई साहब, हमारे चने पीस देना। बेसन की कड़ी खाने का बहुत मन है। मुझे मधुमेह है, मेरे लिए जौ का आटा पीस दो। मंगल को खूब अच्छी कमाई हुई। 1 साल तक मेहनत से धन कमाने के बाद वो अपने तांगे पर सामान रखकर घर की तरफ लौटने लगा। मंगल बहुत खुश था क्योंकि वो 1 साल के बाद अपने परिवार से मिलने जा रहा था। उसने परिवार के सभी सदस्यों के लिए उपहार खरीदे थे। लेकिन मंगल के चेहरे की खुशी गायब हो गई जब उसने देखा कि सामने कुछ डाकू आ रहे हैं। मंगल को अपने पिताजी की बात याद आ गई। अगर कोई मुसीबत आए तो सोच विचार कर अकल से काम लेना। मंगल ने अपने पास जितना भी धन था उसे खाने पीने के सामान में छुपा कर रख दिया और एक सोने का सिक्का निकालकर घोड़े के दांतों में अटका दिया। कुछ देर बाद डाकुओं की टोली उसके करीब पहुंच गई। तुम्हारे पास जो भी धन हो वो हमें दे दो, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। मेरे पास कुछ नहीं है सरकार, इन पोटलियों में खाने पीने का सामान है। तभी मंगल ने चुपके से घोड़े के पेट में लकड़ी चुभो दी। घोड़ा हिनहिनाने लगा और घोड़े के मुंह से सोने का सिक्का निकलकर जमीन पर गिर गया। सोने का सिक्का? क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? तुम क्या छुपा रहे हो? सब कुछ सच सच बताओ, वरना तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। नहीं सरकार, मुझे छोड़ दे, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। दरअसल बात ये है कि मेरा घोड़ा हर रात अपने मुंह से सोने के सिक्कों की बारिश करता है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, तुम अपना बाकी सामान ले जा सकते हो, लेकिन ये घोड़ा हमारे पास छोड़ जाओ। सरकार, इस घोड़े से ही मेरे पूरे परिवार का खर्चा पानी चलता है। अगर मैं इसे आपको दे दूंगा तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। हम तुम्हें 100 सोने के सिक्के देते हैं, इनसे कोई काम धंधा शुरू कर लेना। ठीक है सरकार, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन घोड़े से सोना पाने के लिए 2 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। घोड़े के साथ 1 से ज्यादा आदमी होंगे तो घोड़ा सोने के सिक्के नहीं देगा। और दूसरी बात, अगर घोड़े के साथ कोई ऐसा आदमी हुआ जो अपने बाप से पैदा नहीं हुआ है तो भी घोड़ा सोने के सिक्के नहीं देगा।
इस तरह मंगल डाकुओं को घोड़ा देकर और सारा सामान अपनी पीठ पर लादकर सुरक्षित घर लौट आया। उधर डाकुओं के सरदार ने अपने आदमियों से कहा, आज रात घोड़े के साथ मैं रहूंगा, फिर तुम लोगों की बारी आएगी। डाकुओं का सरदार पूरी रात घोड़ों के सामने बैठा सोने के सिक्कों का इंतजार करता रहा, लेकिन उसे सोना नहीं मिला। सरदार को मंगल की कही बात याद आ गई। और दूसरी बात, अगर घोड़े के साथ कोई ऐसा आदमी हुआ जो अपने बाप से पैदा नहीं हुआ है तो भी घोड़ा सोने के सिक्के नहीं देगा। क्या मैं अपने पिता से पैदा नहीं हुआ हूँ? डाकुओं के सरदार ने सोचा कि अगर वो ये बात अपने साथियों को बताएगा तो उसकी बहुत मजाक उड़ाएंगे और उसकी बहुत बदनामी होगी, इसीलिए उसे किसी तरह ये बात छुपानी होगी। डाकू ने एक पोटली में पत्थर भर लिए और पोटली को बंद कर दिया। सुबह उसके साथी उससे मिलने आए। सरदार, क्या सोना मिला? हाँ, मुझे पोटली भरकर सोना मिला है। मैं हमेशा के लिए इस गांव को छोड़कर जा रहा हूँ। तुम लोग घोड़ा अपने पास बारी बारी से रख सकते हो। दूसरा डाकू अगली रात घोड़े के साथ रहा। वो पूरी रात इंतजार करता रहा, लेकिन उसे भी सोना नहीं मिला। दूसरे डाकू ने भी वही सोचा जो डाकुओं के सरदार ने सोचा था। लगता है मैं अपने बाप से पैदा नहीं हुआ हूँ, लेकिन अगर ये बात मैं अपने साथियों को बताऊंगा तो वो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। उसने भी एक पोटली में पत्थर डाले और सुबह अपने साथियों से वही बात कही। मुझे सोना मिल चुका है, मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ। इस तरह बदनामी के डर से सारे डाकू गांव छोड़कर अलग अलग अपने अपने रास्ते चले गए और मंगल खुशहाल जीवन बिताता रहा।